नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक बार मैं आपके सामने एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नए उत्साह के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। कलाम संस्थान पूरा प्रयास कर रहा है कि आरएस 2021 के दृष्टिकोण से आपका हर एक टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए, ताकि आरएस 2021 की पहली सीडी अर्थात प्री एग्जाम में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर हम फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से बहुत बेहतर प्रस्तुतिकरण का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस प्रकार से प्रेजेंटेशन होगा कि आप क्लास सुनते सुनते चीज़ें आपको याद आ जाए। सबसे बड़ी बात कि कंपटीशन एग्जाम की पहली शर्त है कि क्या पढ़ना है, उससे इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है। इसलिए जो चीज़ आपके लिए सबसे अति आवश्यक होगी, जो आपके सिलेबस का टू द पॉइंट होगा, उसके हिसाब से आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। इसलिए आप पूरे उत्साह के साथ इन क्लासेस को देखने का प्रयास करें। इस क्रम में हमने कल जो पहला वीडियो, पहली क्लास जो थी, वो थी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट फर्स्ट था। क्योंकि आपका जो नया सिलेबस है उसमें 19वीं शताब्दी से आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है आधुनिक भारत के इतिहास का। उस क्रम में आधुनिक भारत का उदय एवं राष्ट्रवाद का उदय, इन दो चीज़ों को जोड़ने से जो सबसे पहला टॉपिक आपका शुरू होता है वो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसको हमने कल स्टार्ट किया था। इस क्रम में, इसी कड़ी में आज हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के पार्ट 2 को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक होगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं दौलत खान आपके सामने कलाम संस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बेहतर तरीके से प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जाए। इस क्रम में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के पार्ट 2 के अंदर आज हम जिन लोगों को पढ़ेंगे उसमें 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपके सामने होंगी। कुछ और लोग भी होंगे, लेकिन एक तो नंबर 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से आरएस 2021 में आपका प्रश्न आ सकता है, क्योंकि बंगाल में जो लेटेस्ट चुनाव हुए उन चुनावों के अंदर टीएमसी और बीजेपी के बीच में एक द्वंद्व चलता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लेकर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन चुनाव में काफी हाईलाइट रहे, और साथ ही साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ था। 1820 से 1920, 1920 से 2020, अर्थात उनके 200वीं जयंती मनाई जा रही है। इसलिए 2020-21 में जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें स्पेशली 2021 के अंदर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर से प्रश्न आ सकता है। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले भारत में स्वराज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, तो नाम होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। साथ ही साथ एक नवयुवा जिसकी डेथ मात्र 22 साल की एज में हो गई थी, नाम था हेनरी विवियन डेराजियो। तो डेराजियो के बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक में हम प्रयास करेंगे कि मैडम एनी बेसेंट, जिनका भारतीय राजनीति में और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में बड़ा योगदान रहा है, उनके बारे में भी पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज हमारा जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो पार्ट 2 है, उस पार्ट 2 में इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। इस क्रम में सबसे पहला नाम आपके सामने है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। अब आप कहोगे सर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड जितना बेसिक पॉइंट है, जो आधारभूत चीज़ें, वो आपको याद होनी चाहिए। अब इस क्रम में आप देखोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इनका जन्म 1820 में बंगाल में हुआ था। बंगाल के समाज सुधारकों में सबसे बड़े नामों में राजाराम मोहन राय के बाद अगर किसी का नाम आता है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लंबा अभियान चलाया था। इसलिए जैसे राजाराम मोहन राय का नाम सबसे बड़ा आता है सती प्रथा के लिए, सती सिस्टम को बैन करवाने में सबसे बड़ा नाम राजाराम मोहन राय का था। इसी प्रकार भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में
1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास करवाने में अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान दोस्तों है तो वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इस क्रम में सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊं आपको कि स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म जो है 1820 के अंदर बंगाल में हुआ था। 1820 में इनका जन्म बंगाल में हुआ और ये बेसिकली बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। ध्यान रखना दोस्तों, ये बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार से इनका रिलेशन था, ब्राह्मण परिवार से रिलेशन था। और चूंकि पढ़ने में काफ़ी बहुत तीव्र थे, इसलिए ईश्वरचंद विद्यासागर जो है ये बेसिकली 1851 के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों, 1851 में जो बंगाल का प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज था, हिंदू कॉलेज जिसकी बात हमने की थी राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के साथ, उस संस्कृत कॉलेज के, जो संस्कृत कॉलेज था, उस संस्कृत कॉलेज के आचार्य बनते हैं, मतलब प्रिंसिपल बनते हैं संस्कृत कॉलेज। और जैसा कि आपको पता है कि उस समय इस प्रकार का माहौल था कि संस्कृत कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर और आचार्य होते थे सब ब्राह्मण होते थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की। इसलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि वो पहला कौन सा व्यक्ति था जिसने संस्कृत कॉलेज का आचार्य होते हुए ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की एवं संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए, तो नाम होगा ईश्वरचंद विद्यासागर। तो यहाँ पर यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें, इन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की, ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की। और इस क्रम में जो पॉइंट मैंने कहा कि संस्कृत कॉलेज के दरवाजे जो है वो बेसिकली गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ये भी उनका योगदान था। सबसे बड़ी बात कि भारत में लंबे समय तक विधवाओं के साथ जो दयनीय हालात थे, उन हालातों के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ा मूवमेंट चलाने का किसी व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। और ध्यान रखना, इन्हीं के प्रयासों से 1856 में उस समय की ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास कर दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास कर दिया, विडो रेमेरेज एक्ट। ये क्वेश्चन भी आया है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब 1856 में पास हुआ तो इसको पास करवाने में किस समाज सुधारक की सबसे बड़ी भूमिका थी, तो नाम आएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। किसके समय पास हुआ, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। हालांकि डलहौजी के समय ड्राफ्ट तैयार होता है और लॉर्ड कैनिंग के समय पास होता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि लड़कियां कम उम्र में विधवाएं बन रही हैं, उसका एक कारण उनकी कम उम्र में शादी भी है, इसलिए इन्होंने बाल विवाह का जबरदस्त विरोध किया। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और कहा कि लड़की की शादी के लिए एक न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर कि जिस समय उनकी शादी हो रही है उस समय उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बालिका शिक्षा पर अत्यंत बल दिया और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बंगाल में 35 गर्ल्स स्कूल की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना होती है, 35 गर्ल्स स्कूल की स्थापना होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं के प्रयासों से महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए बैथून कॉलेज की स्थापना होती है। तो एक पॉइंट आपको यहां पर बैथून कॉलेज का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, ये इतने पॉइंट्स जो है आपको आने चाहिए। सबसे पहले इतने बिंदु जो है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होने चाहिए। ये बेसिक पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। अब हम फोकस करते हैं, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर मैंने ले लिया, आपके दिमाग में होगा सर इतने पॉइंट्स में से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से होंगे सर जो हमें याद रखने ही चाहिए।
तो आरएस 2021 के पॉइंट से ईश्वरचंद विद्यासागर से बनने वाले 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन होगा नंबर 1, भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लंबा अभियान किस समाज सुधारक द्वारा चलाया गया था? विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लंबा अभियान किस समाज सुधारक के द्वारा चलाया गया? तो आपका 100% उत्तर जो होगा वो बेसिकली ईश्वरचंद विद्यासागर होगा। और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि किस समाज सुधारक के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास होता है? तो आप सबसे अधिक इस पॉइंट को ध्यान रखना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में पास होता है वो ईश्वरचंद के प्रयासों में बड़ा योगदान था। नंबर 1। नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा कि संस्कृत कॉलेज जो थी, उस संस्कृत कॉलेज के आचार्य रहते हुए किस व्यक्ति ने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए? गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए। तो आपका उत्तर जो है वो बेसिकली होगा ईश्वरचंद विद्यासागर। किस समाज सुधारक ने महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन ऑफ विमेन, उच्च शिक्षा के लिए बंगाल में बैथून कॉलेज की स्थापना की थी? तब भी उत्तर आपका होगा ईश्वरचंद विद्यासागर। ये पॉइंट। और ये भी पूछे कि किस समाज सुधारक ने गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए संस्कृत की एक नई तकनीक का विकास कर दिया, न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ संस्कृत का? तब भी आपका उत्तर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर। और इससे हटकर अगर कोई सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो दोस्तों वो है ईश्वरचंद विद्यासागर का एक फेमस न्यूज़पेपर था जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोग ध्यान रखना, ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया वो था समाचार पत्र। और इनका खुद का अपना जो समाचार पत्र था उसका नाम था सोम प्रकाश। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोम प्रकाश किस समाज सुधारक का था? तो आपका उत्तर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर का। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और आता है, और वो क्या दोस्तों? वो पॉइंट है कि आपको पता होगा 1876 से 1880 भारत में एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि भारत के समाचार पत्रों को, स्थानीय भाषी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए वो एक एक्ट लेके आता है जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रखना दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गला घोटू एक्ट भी कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपसे एग्जाम के पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा आरएस 2021 के अंदर कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला जो पहला न्यूज़पेपर था वो पहला न्यूज़पेपर सोम प्रकाश था। इतने पॉइंट्स जो है आपको स्पेशली याद होने चाहिए। इतने पॉइंट्स ये आरएस 2021 के पॉइंट से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने पॉइंट्स आपको बताए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसकी पूरी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो यहां पर इससे आगे हम बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, हेनरी लुई विवियन डेराजियो। बहुत पहले यूपीएससी एग्जाम में यहां से प्रश्न बना था। काफी लंबे समय से हेनरी विवियन डेराजियो से क्वेश्चन नहीं बना है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि हेनरी विवियन डेराजियो जो थे ये बेसिकली एक एंग्लो इंडियन थे। आपको कि सर एंग्लो इंडियन कौन होते हैं?
तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, हेनरी की जो मदर थी, इनकी माँ भारतीय थी और इनके फादर जो थे वो यूरोपियन थे। जिनकी मदर भारतीय हो और फादर यूरोपियन साइड से हो तो उनकी जो संतान है उसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो ये एक एंग्लो इंडियन थे। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा जो है, सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है दोस्तों, वो बहुत कम एज के अंदर, आप देखिए 1809 में इनका जन्म हुआ था। 1809 में हेनरी विवियन डिराज्यू का जन्म हुआ है और 1831 में 1831 में इनकी डेथ हो जाती है। ये देखिए आप कितनी कम एज में, मतलब इनका जो टोटल एज रही है मात्र 22 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। और अगर 22 वर्ष की उम्र में डेथ हुई है और फिर भी हम हेनरी विवियन डिराज्यू को याद कर रहे हैं, इसका मतलब उस व्यक्तित्व में दम था, व्यक्तित्व में दम था। हेनरी विवियन डिराज्यू आप देखिए दोस्तों, 1826 से 1831 तक इन्होंने कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज था उसमें एज ए लेक्चरर इन्होंने पढ़ाया भी है। आप देखिए कितनी कम एज में ये हिंदू कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण कॉलेज के लेक्चरर बन गए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1831 में 1831 में हेनरी विवियन डिराज्यू को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। रीज़न था कि कुछ हेनरी विवियन डिराज्यू रेडिकल थे, कुछ उग्रवादी थे। उग्रवादी का मतलब कोई हिंसक नहीं है, मतलब वो विचारों से रेडिकल थे। इसलिए जो कट्टर हिंदूवादी ग्रुप था उनके साथ इनके विचारों का जो आदान प्रदान था वो सही नहीं था। इसलिए कहते हैं कि वो अनबन की वजह से, और चूंकि हिंदू कॉलेज जैसे कॉलेज में थे तो वहाँ से इनको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। और एक दुर्भाग्य ये रहा कि 1831 के अंदर ही हेनरी विवियन डिराज्यू का निधन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी कम एज में एक व्यक्ति का चले जाना, और जितने दिन तक जिंदा रहे उतने दिन तक उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान मान सकते हैं। और चूंकि आपके सिलेबस का पॉइंट ही पहला है आधुनिक भारत का उदय, और आधुनिक भारत के उदय में जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उसमें हेनरी विवियन डिराज्यू सबसे ऊपर होंगे। अब यहां पर आप कहोगे सर आरएस 2021 के प्री एग्जाम के पॉइंट से कौन से क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं दोस्तों? तो 3 क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग याद करें। उन 3 से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। उसमें पहला क्वेश्चन जो होगा, नंबर 1, पहला, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? यंग बंगाल मूवमेंट। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, यंग बंगाल मूवमेंट जो बंगाल में चला था और 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में चला, उस यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो है वो बेसिकली हेनरी विवियन डिराज्यू को माना जाता है। नंबर 1। नंबर 2, सेकंड पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि किसे कहते हैं? आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि किसे कहते हैं? द फर्स्ट मॉडरेट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आपका उत्तर होगा हेनरी विवियन डिराज्यू। और सबसे बड़ी बात, हेनरी जो है ये महिला शिक्षा के समर्थक थे। हेनरी जो है ये महिला शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। तो यहाँ से भी इस पॉइंट को आपको याद रखना चाहिए। तो इतने पॉइंट्स जो है वो आपके एग्जाम में आपके दृष्टिकोण से आने चाहिए जो आपको याद हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें और जहां से अभी तक नहीं पूछा गया है, जैसे आरएस 2021 के पॉइंट से आपसे पूछे एक क्वेश्चन और जो आपका 4th नंबर हो जाएगा, बंग हित सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहां पर यह क्वेश्चन भी बन सकता है, बंग हित सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तब भी आपका उत्तर जो है वो बेसिकली हेनरी विवियन डिराज्यू होगा। एक आपसे पूछे एंग्लो
इंडियन हित एसोसिएशन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंग्लो इंडियन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तब भी आपका उत्तर जो होगा दोस्तों हेनरी विवियन डिराजियो से होगा। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। और एक बार यूपीएससी में मेंस के अंदर एक 15 शब्दों में पूछा गया था, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तब भी आपका उत्तर जो है हेनरी विवियन डिराजियो होगा। तो इतने पॉइंट्स जो है वो आपको हेनरी विवियन डिराजियो से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाल शास्त्री जांबेकर। आपकी स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बाल शास्त्री जांबेकर। अगर आरएस के पॉइंट से आपसे इतना ही पूछ ले कि बाल शास्त्री जांबेकर भारत के किस क्षेत्र में सक्रिय थे, बाल शास्त्री जांबेकर, तो दोस्तों ध्यान रखना, बाल शास्त्री जांबेकर जो है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसको आज हम महाराष्ट्र कहते हैं, उस बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बहुत बड़े समाज सुधारकों में नाम आता है। और चूंकि अभी तक किसी भी एग्जाम में यहां से प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसलिए बाल शास्त्री जांबेकर से क्वेश्चन आपका आ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की, कट्टरता की आलोचना की, तब भी आपका उत्तर होगा बाल शास्त्री जांबेकर। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका एक पॉइंट प्रेस भी आएगा, तो आपसे पूछे कि 1832 में दर्पण नामक पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, 1832 में दर्पण नामक समाचार पत्र, दर्पण नामक समाचार पत्र भी इनके द्वारा चलाया गया था। तो ये पॉइंट्स आपको बाल शास्त्री जांबेकर के पॉइंट्स याद रखने हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम जितना पढ़ें वो प्रोडक्टिव हो। ये बाल शास्त्री के बारे में मैं आपको 1 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ, नहीं, आपके एग्जाम के पॉइंट से वहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी का प्रयास हम कर रहे हैं। आरएस प्लेटफॉर्म पर कलाम इसका पूरा प्रयास कर रहा है कि बच्चों को टू द पॉइंट और एग्जाम में हम उसकी मदद कर सकें, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म कलाम बन सके, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए आप उसके बाद में जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है दोस्तों। इनका नाम है महात्मा गोविंदराव ज्योतिबा फुले। ज्योतिराव फुले भी कहते हैं, ज्योतिबा फुले भी कहते हैं। आरएस 2021 के पॉइंट से महात्मा ज्योतिबा फुले से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर, अर्थात उस समय की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम कहते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसकी आवाज को उठाने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति था तो उनका नाम था ज्योतिबा फुले। इन्हीं को महात्मा ज्योतिराव फुले भी कहते हैं। यहां से इनसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, सबसे पहले ये भी 19वीं शताब्दी की एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। और कहां के? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, महाराष्ट्र के। उस समय महाराष्ट्र का नाम क्या था? तो आप सब लोग जानते हैं, उस समय अंग्रेजों के टाइम में इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। सबसे बड़ी बात, किस समुदाय से आते थे? माली समुदाय से ही आते थे। यहाँ पर आरएस 2021 के पॉइंट से अगर आप याद रखो तो जो पॉइंट आपको कम से कम इतना पॉइंट तो याद रहना ही चाहिए। अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं उसमें नंबर 1 होगा, सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाने वाला पहला समाज सुधारक कौन था? अन्य पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाने वाला
पहला समाज सुधारक कौन था? तो आपका उत्तर होगा महात्मा ज्योतिबा फुले। पहला पॉइंट आपको ये होगा, नंबर 1। और नंबर 2 जो है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, इनके द्वारा किस प्रमुख संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इनके द्वारा इस्टेब्लिश जो संस्था थी उसका नाम था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1873 के अंदर। 1873 में इन्होंने इस संस्था की स्थापना की। और इस संस्था के माध्यम से किस वर्ग की आवाज़ ये उठाते हैं? तो ये ओबीसी वर्ग की आवाज़ को उठाते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। और तीसरा, सत्यशोधक समाज का प्रचार करने के लिए, अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने कौन सी पत्रिका चलाई थी दोस्तों? तो यहां पर आपका उत्तर होगा, इनकी द्वारा चलाई गई जो प्रसिद्ध पत्रिका थी, जो फेमस न्यूज़पेपर था, उस प्रसिद्ध पत्रिका का नाम था गुलामगिरी। तो यहां पर आप ये भी ध्यान रखना, गुलामगिरी उनके द्वारा चलाई गई एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने। और मैं जो कंक्लूजन कर रहा हूँ कि कम से कम शब्दों में अधिकतम मैटर आपके पास पहुँचे, अधिकतम डायमेंशन आपके साथ पहुँचे, ताकि आप किसी प्रकार के प्रश्न को वहाँ पर कवर कर सके। इसका प्रयास यहाँ पर कलाम संस्थान कर रहा है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा नाम आपकी स्क्रीन पर है। नाम है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे, भारत में सामाजिक और धार्मिक स्वर आंदोलन की शुरुआत बंगाल से होती है। बंगाल से बॉम्बे में कई लोग आए, लेकिन उत्तर भारत में समाज को सुधारने का बीड़ा जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उठाया, उस व्यक्तित्व का नाम जो था वो था स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहले हम ये देखें कि स्वामी दयानंद सरस्वती से आपके एग्जामिनेशन में बेसिक पॉइंट्स क्या आ सकते हैं साधारण शब्दों के अंदर। तो हम देखेंगे, नंबर 1, सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जो है दोस्तों, यहाँ पर इनके बारे में आप लोग ध्यान रखना कि स्वामी जी जो हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, उनसे 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। वो 3 पॉइंट्स कौन से होंगे दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ और 1883 में इनकी डेथ होती है। सबसे पहले स्वामी जी कहाँ से थे? तो इनका गांव जो है वो आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा। गुजरात के काठियावाड़ रीजन में इनका गांव पड़ता है। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में इनका गांव था। वहां से एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व आगे बढ़ता है, नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहला पॉइंट कि स्वामी जी का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों ध्यान रखना, इनका नाम था मूल शंकर, मूल शंकर तिवारी। मूल शंकर इनका आरंभिक नाम था। और चूंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं 1840 तक तो घर में बेचैन रहते हैं, और जब इनके शादी ब्याह की बात चलती है तो ये घर छोड़कर भाग जाते हैं। महान व्यक्तित्व के धनी थे। घर छोड़कर भागने का मतलब घर से बगावत करना नहीं था, बल्कि अपने विचारों का किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इस क्रम में वो काफी बड़ी यात्रा करते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं करते हैं। इस क्रम में 2 चीजें आती है कि नंबर 1, स्वामी जी के 2 प्रसिद्ध गुरु कौन से रहे जिन्होंने उनको स्वामी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की? तो उसमें एक नाम आएगा गुरु पूर्णानंद का, और नंबर 2 नाम आएगा गुरु विरजानंद का। ये दोनों नाम आप याद रखना। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक बेसिक में देखें तो कौन से प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिन्होंने
वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। इसका संदर्भ हम जानेंगे दोस्तों। यहां पर वेदों की ओर लौटने की बात स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों करते हैं? यहां इसका अर्थ पीछे की ओर जाना नहीं है, बल्कि 19वीं शताब्दी के उस दौर में हिंदू समाज में जिस प्रकार की सामाजिक कुरीतियां आ गई थी, धार्मिक पाखंड और आडंबर आ गए थे, उन आडंबरों को देखते हुए वो कहते हैं कि उस ऋग्वेदिक समाज की ओर देखिए, उस ऋग्वेदिक काल की ओर देखिए, जिसमें जो सनातन धर्म था वो कितना शुद्ध था, कितने प्योर फॉर्म में था, किसी प्रकार का धार्मिक अंधविश्वास आडंबर नहीं था, तंत्र मंत्र नहीं था। इसलिए वो कहते हैं कि पीछे की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का मतलब शुद्ध रूप में उस हिंदू समाज की ओर प्रस्थान करना है, जिसमें किसी प्रकार का पाखंड, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र नहीं था। तो यहां पर इस वेदों की ओर लौटो वाले पॉइंट को हम और भी डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आप यहां पर इस बिंदु का ध्यान रखना। कई लोग उनकी जो व्याख्या करते हैं कि वो बैक लौटने कहते हैं, बैक लौटने की नहीं कहते हैं, बल्कि वो उस समाज की ओर चिन्ह करते हैं जो किसी प्रकार के अंधविश्वासों से, तंत्र मंत्र से मुक्त था, जहां पर समाज के सभी लोग बराबर थे, उस समाज की वो बात करते हैं। अभी लेटेस्ट में आज देख रहा था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक सुधारकों के दृष्टिकोण से अमेरिका में एक प्रसिद्ध हुए मार्टिन लूथर, और आपसे पूछे कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तब दोस्तों आपका फिर नाम होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने अपने विचारों का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, समाज में सुधार के लिए एक आधुनिक समाज की संकल्पना देते हैं, और इस क्रम में वो जिस समाज की स्थापना करते हैं उसी को हम कहते हैं 1875 में उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई, और आर्य प्री में आपका क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आया है कि इस जो आर्य समाज स्टैब्लिश हुआ वो सबसे पहले उसका सेंटर कौन सा बनता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले बॉम्बे बनता है, और बॉम्बे के बाद उनका सेंटर बनता है लाहौर, लाहौर के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद सेंटर बनता है अजमेर। अगर आपसे क्रम पूछे कि क्रम क्या था, तो दोस्तों ध्यान रखना, बॉम्बे, लाहौर, दिल्ली और अजमेर, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर होंगे। और आर्य समाज का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, तो आर्य समाज का मेन ऑब्जेक्ट था हिंदू धर्म को उसके शुद्ध रूप में स्थापित करना, धार्मिक आडंबरों से मुक्त समाज की स्थापना करना, तंत्र मंत्र से मुक्त समाज की स्थापना करना, एक ऐसा समाज जो सबके हित की बात करता हो। इसलिए आर्य समाज की पॉइंट्स आप याद रखना। इसी क्रम में एक बिंदु आपका आता है, शुद्धि आंदोलन क्या था, शुद्धि मूवमेंट क्या था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो आपसे पूछे शुद्धि आंदोलन क्या था। यहां पर मैं कहना चाहूंगा, भारत में ब्रिटिश काल के अंदर बहुत बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन होता है, अर्थात अनेक हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम या ईसाई धर्म में जा चुके थे। इस क्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक मूवमेंट चलाया जिसको हम कहते हैं शुद्धि आंदोलन, कि अर्थात वे इस्लाम या ईसाई धर्म को ग्रहण कर चुके हिंदू वर्ग के लोग, उन्हें पुनः किस प्रकार से वापस हिंदू धर्म में लाया जाए, इसके लिए उन्होंने जो मूवमेंट चलाया उसी को हम कहते हैं शुद्धि आंदोलन। मतलब हिंदू धर्म से इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके लोगों को पुनः किस प्रकार से वापस हिंदू धर्म में लाया जाए, इसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो मूवमेंट चलाया उसी को हम शुद्धि आंदोलन कहते हैं। और यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जब एक धर्म से वापस ये परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता बढ़ती है,
और अंग्रेज़ों ने आगे चलकर एक बड़ा एलिगेशन लगाया, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन जस्ट यहाँ पे कह देता हूँ कि भारत में एक किताब आती, इसका नाम था इंडिया अनरेस्ट, भारत में अशांति। और भारत में अशांति का कारण बताया गया सांप्रदायिकता को, और सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार बताया गया दो लोगों को। उसमें एक था आर्य समाज और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। हालांकि अंग्रेजों का ये एलिगेशन गलत था, क्योंकि भारत में जो सांप्रदायिकता का विकास हुआ है उसको पनपाने में सबसे बड़ी भूमिका अंग्रेजों की खुद की थी, क्योंकि वो फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अपने राजनीतिक शासन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उन्होंने सांप्रदायिकता का ठीकरा किस पर फोड़ना चाहा, तो उत्तर होगा आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। और इस क्रम में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने इंडिया अनरेस्ट नाम की किताब लिखी थी। तो इंडिया अनरेस्ट जो किताब थी, भारत में अशांति, इसका लेखक था वैलेंटाइन चिरोल जो है इसका लेखक था। उसमें फिर बाद में उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी तिलक उस पर कराते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के पॉइंट से आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से और क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं, और फिर हम आएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम के पॉइंट से भी क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल सकते हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी बात कि उनके द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था। उनके द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था। तो दोस्तों अपने जीवन के अंतिम वर्षों के अंदर वो जिस पुस्तक की ग्रंथ की रचना करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश का नाम आप लोग याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, 1883 में आया था, जिसके माध्यम से आर्यों के आने के बारे में वो सूचना देते हैं। ये पॉइंट आपका यहां पर होगा। दूसरा पॉइंट, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने गायों को बचाने के लिए उस जमाने में क्या कोई आंदोलन किया था? क्या गायों को बचाने के लिए क्या उनके द्वारा कोई आंदोलन चलाया गया था? तो 100% आप लिखना गौ रक्षा आंदोलन। इनके द्वारा गौ रक्षा आंदोलन भी चलाया गया था। ये पॉइंट भी आप लोग इसमें स्पेशली याद रखेंगे, गौ रक्षा आंदोलन। साथ ही साथ क्या उन्होंने पाखंडों का विरोध करने के लिए कोई मूवमेंट चलाया था? तो दोस्तों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा 1863 का, 1863 में वो पाखंड खंडनी पताका की स्थापना करते हैं। पाखंड खंडनी पताका की स्थापना करते हैं, जिसके माध्यम से वो समाज के पाखंडों का विरोध करते हैं। दोस्तों ये 3 पॉइंट आप मेरे कहने से और याद रख लेना, दीज आर इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो उनका था सत्यार्थ प्रकाश। गायों के बचाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया? स्वामी जी द्वारा, नाम था गौ रक्षा आंदोलन। और 1863 में समाज में फैले पाखंडों का विरोध करने के लिए उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो उत्तर होगा पाखंड खंडनी पताका की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। ये पॉइंट्स आपके यहां पर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और चलते चलते फिर आपके दिमाग में होगा कि सर आरएस 2021 के पॉइंट से क्या कुछ ऐसा पॉइंट है जो उसके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है? मैंने जो पॉइंट्स बताए दोस्तों वो सबके सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स आप याद रखना जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से आ सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट बताऊंगा, आपसे पूछे नंबर 1 कि उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक कौन थे?
उत्तर भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक। तो ध्यान रखना, जिस व्यक्तित्व ने नॉर्थ इंडिया को सबसे ज़्यादा फोकस किया उसमें नाम आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, SDS। पहला पॉइंट ध्यान रखना। और कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं और क्वेश्चन ऐसी जगह से आता है जहां हमने सोचा भी नहीं था। और दूसरा पॉइंट, और आप लोग इसको बिल्कुल कवर करने का प्रयास करना, सेकंड पॉइंट जो दोस्तों है वो है स्वराज। किस समाज सुधारक ने सबसे पहले स्वराज की बात की? तो सबसे पहले अगर स्वराज शब्द का प्रयोग आधुनिक भारत में किसके द्वारा किया गया है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा कि स्वामी जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। और क्या कहा दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि खराब से खराब स्वशासन स्वराज शानदार से शानदार विदेशी शासन से कई गुना बेहतर है। ये लाइन ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी खराब हो लेकिन राज तो अपना ही होना चाहिए। स्वराज की बात कही, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आगे चलकर तो स्वराज में दादा भाई नौरोजी का नाम भी आएगा, पूर्ण स्वराज के अंदर जवाहरलाल नेहरू का नाम भी आएगा। लेकिन भारत में सबसे पहले किस आधुनिक भारतीय समाज सुधारक ने स्वराज की बात कही? तो आपका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बिंदु भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट दोस्तों आप लोग और याद रखना, थर्ड पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनके जीवन का अंतिम समय में कौन सा क्षेत्र मेन केंद्र बन जाता है? तो यहां पर उत्तर आपका होगा अजमेर। अजमेर जो है उनकी आराधना का, उनकी आध्यात्मिकता का, उनके प्रचार का सबसे बड़ा सेंटर वहाँ पर बनता है दोस्तों। तो उस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे। ऐसे में आपसे पूरी करता हूँ और आपको ये बता दिया गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये सब पॉइंट्स आपके कवर करने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, चौथा पॉइंट, अगर ये पूछे कि क्या स्वामी जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था? मूर्ति पूजा, बाल विवाह का विरोध उनके द्वारा किया गया है। और आज भी आपको पता है कि आपने देखो कई लोग लव मैरिज जो करते हैं, वो जो लव मैरिज करते हैं वो ज़्यादातर केस आते हैं कि आर्य समाज के अंदर उन्होंने लव मैरिज की है। इसका मतलब स्वामी जी ने इस प्रकार की जातिवादी कट्टरता की भी आलोचना उनके द्वारा की गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वर्तमान में चर्चा में चल रहा है। तो ये आपको स्वामी दयानंद सरस्वती से ये पॉइंट्स और याद रखने हैं। और इन्होंने आधुनिक भारत के अंदर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर सोशल रिफॉर्म्स में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। इसलिए इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये बने कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज की क्या स्थिति रही? और स्पेशली आप लोगों से ये ध्यान रखना, स्पेशली पॉइंट जो है आर्य समाज का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रवृत्ति रही? क्या वो वैदिक शिक्षा परिबलते थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज से शिक्षा के मुद्दे पर दो धाराएं निकलती हैं। उसमें से एक धारा जो है, आप लोग ध्यान रखना, उसमें से एक धारा जो है उसमें से एक धारा को एक धारा ऐसी थी आर्य समाज की जो बेसिकली अब पाश्चात्य शिक्षा की समर्थक हो गई।
पाश्चात्य शिक्षा समर्थक, मतलब वो वैदिक शिक्षा की समर्थक तो है ही है, उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन पर भी हमें बल देना चाहिए। इस प्रकार की धारा के जो समर्थक लोग थे, उन्होंने जो कॉलेजेस की स्थापना की उसी को हम कहते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना उनके द्वारा की जाती है। और इस कड़ी में दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर दोस्तों आते हैं। वो दो नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आते हैं, उनमें से एक नाम था लाला लाजपत राय का, एक नाम होगा लाला लाजपत राय का, और दूसरा नाम होगा हंसराज का। आपको पता होगा दिल्ली में जो हंसराज कॉलेज है, वो हंसराज कॉलेज इन्हीं के नाम पर है, हंसराज के नाम पर। ये भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। और एक पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आर्य समाज में एक धारा ऐसी थी जिसने वैदिक शिक्षा पर बल दिया, स्पेशली फोकस ऑन वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा पर बल दिया। और वैदिक शिक्षा पर बल देने वाली ये धारा थी, उसने जो स्कूल और कॉलेज की स्थापना की वो किस पद्धति पर थे, तो वो गुरुकुल पद्धति पर थे। गुरुकुल पद्धति पर वो थे, और गुरुकुल पद्धति पर इसको स्थापित करने वाले थे स्वामी श्रद्धानंद। यहां पे जो नाम आपका आएगा वो दोस्तों होगा स्वामी श्रद्धानंद का। ये बिंदु आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अंतर्गत याद रखने हैं। इतने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन भिड़ जाएगा। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स जो बच गए हैं वो हम नोट्स के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। नोट्स प्लस हमारी क्लास और क्लास के पीडीएफ जो है उसके बाद आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। 99% कोशिश तो रहेगी कि आपको यहीं पर पूरी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट होगा उसमें कोशिश ये होगी कि वो टेस्ट के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से या हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से कलाम संस्थान आपके पास उपलब्ध करवाएगा। इस कड़ी में आगे बढ़े। बहुत अच्छा नाम आता है दोस्तों, अगर आपने सुना हो, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बड़ा नाम जिसकी स्थापना अमेरिका के अंदर हुई और अमेरिका से आकर उसकी एक शाखा मद्रास में अडियार नामक जगह पे खुलती है। उस संस्था को उस इतिहास में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों ये संस्था 1875 में, आप लोग ध्यान रखना, 1875 में दो इंपॉर्टेंट समाज बने हैं, एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी और दूसरा आर्य समाज। एक का क्षेत्र उत्तर भारत है, एक का क्षेत्र दक्षिण भारत से स्टार्ट होगा, लेकिन जो दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ उसकी नींव जो पड़ी है वो बेसिकली अमेरिका के अंदर है। तो 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर, और आपको पता है न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी माना जाता है, और कोविड में सबसे ज़्यादा हालात अगर ख़राब हुए तो न्यूयॉर्क के हुए थे। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूं, अगर आपसे पूछ ले प्री में कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर है, तो दोस्तों ध्यान रखना न्यूयॉर्क हडसन रिवर के किनारे पर है। कई बार क्वेश्चंस को आप और फैलाइए तो आपकी तैयारी का कॉन्फिडेंस जो है वो और अधिक बढ़ जाएगा। यहाँ पर न्यूयॉर्क में, और इसके संस्थापक जो हैं, इस संस्था के संस्थापक जो हैं वो दो लोगों को माना जाता है। वो दो कौन है दोस्तों? उसमें एक नाम आता है मैडम HP ब्लात्वस्की, मैडम HP ब्लात्वस्की, और दूसरा जो नाम आता है दोस्तों, सेकंड नाम कर्नल HS ऑलकॉट। इन दोनों ने मिलकर 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब जब सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई दोस्तों, तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जिस संस्था की स्थापना अमेरिका में हो रही है उसका मेन ऑब्जेक्ट वहां पर क्या था। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्ट था, इसका उद्देश्य क्या था,
उद्देश्य था दुनिया के प्राचीन धर्मों को पुनः उनके शुद्ध रूप में स्थापित करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट यहां पर दोस्तों था, दुनिया के प्राचीन धर्मों को उनके शुद्ध रूप में स्थापित करना। आप कहोगे सर दुनिया के प्राचीन धर्म कौन से हैं? तो दुनिया के प्राचीन धर्मों में आप जाओगे तो यहां पर जो धर्म के नाम आएंगे दोस्तों, वो आप देखिए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, और सबसे बड़ी बात कि आप संस्था इस्टेब्लिश कर रहे हो अमेरिका के अंदर, और दुनिया के जितने भी एंशिएंट रिलीजन हैं उनकी नींव कहीं ना कहीं भारत में रखी गई है, वो चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जब तक भारत में नहीं आएगी तब तक दुनिया के प्राचीन धर्मों को उसके शुद्ध रूप में स्थापित नहीं कर सकती है। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जल्दी ही इस सोसाइटी के संस्थापकों ने अपनी एक ब्रांच बेसिकली अडियार में खोलते हैं, क्योंकि अडियार अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा उस समय का, चूंकि अंग्रेजों का आरंभिक हेडक्वार्टर मद्रास रहा है, इसलिए मद्रास के पास एक जगह थी अडियार, वहां पर इसकी ब्रांच खोली जाती है। मद्रास के पास अडियार नामक जगह पर ये खोलते हैं। इसकी डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ बुक्स के अंदर इसको 1886 दिया गया है और कुछ बुक्स में 1882 दिया गया है। मतलब कुल मिला के इसकी स्थापना होती है 1875 में, और भारत में इस सोसाइटी की ब्रांच खुलती है मद्रास के अंदर। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में आने के बाद भारत में इसको कोई जानता नहीं था, और कई बार जब कोई व्यक्तित्व किसी संस्था के साथ जुड़ता है तो व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि उस संस्था को रातों रात बहुत बड़ी संस्था बना देता है। कई बार, हालांकि संस्थान से बड़ा कभी व्यक्तित्व नहीं होता है, लेकिन कई व्यक्तित्व इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनके जुड़ने के बाद उस संस्था के चार चांद लग जाते हैं। उसी में थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक बड़ा नाम आता है, जिनको हम इतिहास में मैडम एनी बेसेंट के नाम से जानते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैडम एनी बेसेंट, आप देखिए, सबसे पहले मैडम एनी बेसेंट के बारे में बेसिक जानकारी हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैडम एनी बेसेंट से मुझे लग रहा है कि इस बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मैडम एनी बेसेंट जो है 1889 में इस संस्थान के साथ जुड़ती है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैडम एनी बेसेंट के बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करें। सबसे पहले दोस्तों, मैडम एनी बेसेंट जो है, इनका जन्म अक्टूबर 1847 के अंदर 1847 में इनका जन्म कलफम नामक जगह पे हुआ था। आप कहोगे सर ये जगह कहाँ पर है? तो कलफम बेसिकली लंदन में है। मतलब इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, यूके में इनका जन्म हुआ था मैडम एनी बेसेंट का। लेकिन मैडम एनी बेसेंट जो है वो ओरिजिनली, अर्थात इनके माँ बाप जो थे वो बेसिकली मूलतः अगर ये आए कि ओरिजिनली वो कहाँ से थी, मूलतः वो आयरिश थी। आयरिश का मतलब आयरलैंड से थी, और उनके माँ बाप जो है वो बेसिकली आयरलैंड से ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए और वहीं बस गए। इसलिए जब भारत आती है तो उस समय वो किस देश की नागरिक थी, तो उनके पास जो नागरिकता थी दोस्तों वो बेसिकली ब्रिटिश नागरिकता थी। सेकंड पॉइंट, और उनका लंबा, आप कह सकते हो, उन्हें भारत से बहुत प्रेम था, भारत को दिलो जान से चाहती थी। 20 सितंबर 1833 को, 20 सितंबर 1933 को उनकी डेथ हो जाती है।
अडियार के पास, अडियार के अंदर, मद्रास के पास 20 सितंबर 1833 में। इससे पहले आप देखोगे मैडम एनी बेसेंट जो है ये ब्रिटेन की एक बहुत अच्छी प्रवक्ता थी। ही वॉज ए ग्रेट स्पोक्स पर्सन ऑफ ब्रिटेन। एक ब्रिटेन की बहुत बड़ी प्रवक्ता थी ये। आप कहोगे सर इन्होंने जब ये ब्रिटिश प्रवक्ता थी तो वहाँ पर उस समय किस फील्ड में इन्होंने स्पेशली काम किया था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये उस समय फेबियन सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। ये उस समय फेबियन सोसाइटी से जुड़ी थी और फेबियन सोसाइटी की बहुत अच्छी प्रवक्ता ये मानी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, मार्क्सवादी, मतलब ये मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी। मार्क्सवादी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुत अच्छी प्रवक्ता थी। डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुत अच्छी प्रवक्ता थी। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि मैडम एच.पी. ब्लातवस्की, मैडम एच.पी. ब्लातवस्की जो इसकी फाउंडर थी, किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ये मैडम एच.पी. ब्लातवस्की लंदन आती हैं और लंदन आने के बाद इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुई। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, विचारों से प्रभावित होने के बाद यहाँ पर मैडम एनी बेसेंट भी जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ जाती है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जिम्मा भारत के लिए किसको दिया जाता है? तो आपका उत्तर होगा मैडम एनी बेसेंट को। साथ ही साथ मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि मैडम एनी बेसेंट जो भारत में आध्यात्मिक क्षेत्र में आती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के पॉइंट से इंडिया में आती है, लेकिन आते आते वह भारतीय राजनीति में भी कदम रख देती है। और आपको पता होगा भारत में 1916 का जो होम रूल लीग आंदोलन चलता है, जिसको मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, उस होम रूल लीग आंदोलन को चलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, भारत में जो सूरत विभाजन होता है और उदारवादी और उग्रवादी अलग अलग हो जाते हैं, इन दोनों खेमों को मिलाने में और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में जिस महिला की भूमिका थी, उनका नाम जो है मैडम एनी बेसेंट था। साथ ही साथ आपको पता होगा मैडम एनी बेसेंट जो है वो 1917 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला जो थी वो बेसिकली मैडम एनी बेसेंट थी। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इतने पॉइंट्स हमें यहाँ पर कवर करने हैं जिनके माध्यम से आपका बहुत अच्छा पार्ट ये हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैडम एनी बेसेंट के पॉइंट से हम कुछ और चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे कि मैडम एनी बेसेंट से आपके और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाए हैं। मैडम एनी बेसेंट, अगर कुछ और पॉइंट्स को हम देखें, मैडम एनी बेसेंट भारत में किस पॉइंट से आई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के दृष्टिकोण से। भारत में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के पॉइंट से आती है, लेकिन उन्होंने भारतीय राजनीति में रुचि ली और भारतीय लोगों से कहा कि आप भी उसी प्रकार से मूवमेंट कीजिए जिस प्रकार आयरलैंड के लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ मूवमेंट चला करके आज़ादी प्राप्त की थी। इसलिए यहाँ से मैडम एनी बेसेंट से जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, उसमें एक तो आप लोग ध्यान रखना कि उनकी जो मेन भूमिका रही वो तो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के पॉइंट से। थियोसॉफिकल सोसाइटी के पॉइंट से वो भारत आती है और भारत में किस जगह पर वो आती है? तो अडियार, और अडियार कहाँ पर है दोस्तों? तो मद्रास का पॉइंट। ये पॉइंट आप कवर करना मैडम एनी बेसेंट का, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये विश्व धर्म सम्मेलन जो है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है कि विश्व धर्म सम्मेलन में किस प्रकार से भाग लिया था। तो कौन सा सम्मेलन था? 1893 का शिकागो समिट।
ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर भी पार्टिसिपेट वहाँ पर किया था। इसी प्रकार आपसे पूछे कि मैडम एनी बेसेंट के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कौन से थे, जिन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से न केवल उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में उनकी भूमिका रही, तो यहाँ पर 2 न्यूज़पेपर आपके इंपॉर्टेंट होंगे। उनमें से एक होगा कॉमनवेल्थ, ये पहला, और दूसरा न्यू इंडिया। दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों न्यूज़पेपर इंग्लिश में थे और मैडम एनी बेसेंट ने इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने और अपने विचारों के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा और देख लें कि मैडम एनी बेसेंट से और आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं दोस्तों, तो आप एक बिंदु जरूर ध्यान रखना कि इन्हीं के प्रयासों से 1898 में बनारस के अंदर, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। बनारस में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, और ध्यान रखना दोस्तों, यही हिंदू कॉलेज जो है 1916 के अंदर मदन मोहन मालवीय साहब के प्रयासों से, बनारस जिसको हम वाराणसी कहते हैं, वहाँ पर बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो मैडम एनी बेसेंट की द्वारा की थी, और ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था अवध क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर 1916 में मदन मोहन मालवीय साहब के प्रयासों से, आप लोग ध्यान रखना, यही हिंदू कॉलेज जो था वो बन गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था उसी का नाम पहले था बनारस हिंदू कॉलेज। वो हिंदू कॉलेज से हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने में सबसे बड़ा योगदान जिस व्यक्ति का था, उनका नाम आएगा मदन मोहन मालवीय। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना मैडम एनी बेसेंट के पॉइंट से। मैडम एनी बेसेंट ने कौन सा मूवमेंट चलाया दोस्तों, तो आपका होगा होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन उनके सबसे मूवमेंट में से एक था जो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने चुनाया था, और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो बेसिकली मैडम एनी बेसेंट थी, जिन्हें भारत से बहुत अधिक प्रेम था, और आध्यात्मिक समाज के कारण उन्होंने भारत के सांख्य उपनिषद जैसे दर्शनों की बहुत अच्छी व्याख्या की, उनको पढ़ा, और भारतीय संस्कृति से उनका जो जुड़ाव था वो इस बात को साबित करता है कि एक आयरिश महिला की चर्चा भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में की जा रही है। इसलिए दोस्तों, इससे आप उनकी इंपॉर्टेंसी को समझ सकते हो कि कितना बड़ा योगदान उनके द्वारा दिया गया होगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको इतनी पढ़ाई है, इसके अलावा कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो मैंने प्रयास किया है कि उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स भी दिए जाएं। तो ये मैंने नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं ताकि कोई चीज़ अगर आपकी रह गई हो तो वहाँ पर उसको भी बहुत अच्छे से किया जा सके। जैसे आर्य समाज के मैंने कार्य बहुत डिटेल में नहीं बताए, लेकिन नोट्स के अंदर ये कार्य पूरे आपके यहाँ पर दिए गए। जैसे अस्पृश्यता का त्याग और स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार देने का जो हमारे संविधान की मांग है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के उपदेशों का पाठ है। तो ये पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। साथ ही साथ इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, वेश्यागमन जैसी बुराइयों का जबरदस्त विरोध किया। ये किसका पॉइंट है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। जितना मैंने बता दिया उसके अलावा जो पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे वो पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये पूरे नोट्स जो है दोस्तों ये उसमें आएगा और पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज कलाम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी दूसरी क्लास कंप्लीट हुई है और टॉपिक हमारा चल रहा है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए एक क्लास इसकी और होगी और उसके बाद आपको इसके हस्तलिखित नोट्स जो है आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, कलाम एकेडमी जो है वो प्री के साथ साथ जल्दी उत्तर लेखन विकास कार्यक्रम को भी शुरू कर रही है। इसलिए तमाम बच्चे जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो इस बात का प्रयास करें कि जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा कलाम के प्लेटफॉर्म पर उसको आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप अपनी आरएस की सीट को पूरी तरह से पुख्ता कर सकें
और एक चीज और ध्यान रखना, कई लोग पूछते हैं कि सर सफलता की पहली शर्त क्या है। तो दोस्तों मेरा अपना मानना है कि अगर आपको सफल होना है और आपने हमारी क्लासेस को 15 अगस्त 2021 से ज्वाइन किया है, तो जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है उस दिन से लेकर जब तक आपके एग्जाम, प्री, मेंस और इंटरव्यू ना हो जाए तब तक आपको अपनी ऊर्जा का लेवल जो है वो लगातार बना के रखना है। ऐसा नहीं कि वक्त के साथ साथ अगर आपकी एनर्जी कमज़ोर हुई, आपकी एनर्जी का फ्लो कमज़ोर हुआ, तो आपकी तैयारी का फ्लो आपका कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों पूरी ताकत के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ कलाम संस्थान और कलाम की पूरी टीम जो है वो आपकी आरएस बनने की इस पूरी प्रक्रिया में 100% आपके साथ होगी। बस आपके उत्साह की, आपकी उमंग की आवश्यकता होगी। प्रामाणिकता और विश्वास हमारा होगा कि किस प्रकार हम आपको आपकी इस मंजिल तक पहुंचाने में हमारी भूमिका किस प्रकार हो सकती है, उसको बहुत ही सकारात्मक बनाया जाएगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।